हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। और इसका एक रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ मैं। रिवीजन वीडियो नाम से ये मत सोचना कि भाई वीडियो में कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत चीज़ें होगा, बस रिवीजन करवाऊंगा। रिवीजन वीडियो नाम तो है, इसका नाम वन शॉट तो है, पर भाई पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा सारी बातें और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं पूरा चैप्टर ख़त्म करवा दूँ आपका। वैसे तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म कर दूँ। ऑलराइट, सो चूँकि ये रिवीजन वीडियो है, वन शॉट वीडियो है, ज़्यादा टाइम लग सकता है इसके अंदर, तो मैं बिना टाइम गवाए स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। चैप्टर का नाम है भाई लाइफ प्रोसेस। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। मज़ा आ जाएगा। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आप इस पूरे चैप्टर को फुल डिटेल में कवर कर सकते हो, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका। हाँ, ये बात और है कि हम इसका क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, फिलहाल मैं जितनी भी थ्योरी वाले पार्ट है, इसके समझने वाले पार्ट है, कॉन्सेप्ट है, वो सारा कुछ अभी बताऊँगा आपको। तो ध्यान से, मस्त से, अच्छे से इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। ऑलराइट, मैं इस बार सब कुछ लिख के आया हूँ पहले से ही, इसलिए क्योंकि मुझे टाइम को बचाना है। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1। ओके, सो सबसे पहले हम समरी की बात कर लेते हैं भाई कि इस वीडियो की समरी क्या है। चैप्टर का नाम है भाई हमारा लाइफ प्रोसेस। पेन थोड़ा वाइट ले लेता हूँ मैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस एंड लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 है हमारा। देखो, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं बच्चों। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए जो भी काम करता है ना, वो सब के सब लाइफ प्रोसेस है। और ये काम होने चाहिए ज़रूरी, ऐसा नहीं कि भाई बिना ज़रूरी के काम हम करे जा रहे हैं और उसको हम लाइफ प्रोसेस में काउंट कर ले। वो नेसेसरी काम, वो नेसेसरी प्रोसेसेस जिसके बिना हम मर जाएंगे, मतलब कि अगर वो काम हम नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो वो सभी प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। डेफिनेशन देख लो बच्चों। द प्रोसेस और फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म्स टू कीप देम अलाइव। ऐसे प्रोसेसेस और फंक्शन जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। अब इसके कुछ 4-5 लाइफ प्रोसेस है जो हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। अब बताता हूँ क्या क्या है। देखो भाई, पहला है जो हमारे पास, वो है न्यूट्रिशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेना बंद कर दे, मतलब कि वो खाना खाना छोड़ दे, तो कुछ दिनों के बाद आप लोग देखते होंगे कि उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ ख़त्म हो जाता है, वो डेड हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? तो न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेस्पिरेशन। सांस लेना भी बहुत ज़रूरी है भाई। सांस लेना बंद कर देंगे तब तो हम कुछ दिन क्या, कुछ घंटे भी नहीं, कुछ मिनट भी नहीं रह पाएंगे और हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या देखते हैं बच्चों, जो भी हमारे पास न्यूट्रिशन हम लेते हैं उसमें कुछ फूड होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, उसको हम सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं और उसको बॉडी के हर एक सेल्स, हर एक टिश्यू के पास भेजते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी टिश्यू को या किसी सेल को फूड देना बंद कर दे तो वो टिश्यू और सेल डेड हो जाएगा, वो उसका फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा और हमारी बॉडी में फिर वो डिसफंक्शन की तरह काम करेगा, पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ बात करते हैं बच्चों, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि भाई अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, तो उसमें कुछ वेस्ट भी होता है। उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उस वेस्ट को बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो हमें बहुत सारी डिसीज़ हो सकती है, बीमारियां हो सकती है और अल्टीमेटली हम सही से जी नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? तो ये 4 जो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये चारों किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये जो चारों प्रोसेसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इनमें से कोई भी एक सही से काम नहीं करेगा तो समझ ले लाइफ खतरे में है। समझ में आ गई इतनी बात आपको? बहुत अच्छे। तो वो सारे इन्हीं चारों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो न्यूट्रिशन क्या होता है सबको पता है भाई। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, खाना पीना खाना, है ना। खाने खाने को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसको डिफाइन देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। मतलब ये कहने का है कि भाई न्यूट्रिशन हम उसे कहते हैं
जब हम कोई खाना खाते हैं, उस खाने को यूज करते हैं और जो एनर्जी बनाते हैं हम उस खाने के ज़रिए, उस एनर्जी का हम यूज़ अपने डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना सारा बोल रहा हूँ, तो एनर्जी लग रही है ना इन सब कामों में। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है भाई? जो हमने खाना खाया है, उस खाने से जो हमने एनर्जी बनाया है वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ये है हमारा न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। याद करना होगा तो याद कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे बच्चों याद कर लेना। ठीक है, ओके। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा है। अब आपको ये तो पता है ना भाई कि ऑर्गेनिज्म कहते कैसे हैं? ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, जैसे कि आप हो, हम हैं, ये सब क्या है? ऑर्गेनिज्म है। एनिमल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो एनिमल्स किस तरीके से खाना खाता है उसके बेसिस पे हमारे पास दो तरह के हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रखा है, दो ग्रुप में हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रखा है। पहला जो ग्रुप है हमारा वो है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर्स देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का एक डाउट आता है भाई कि ह्यूमन बींग्स जैसे कि हम लोग भी तो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, तो क्या हम भी ऑटोट्रॉफ के अंदर आएंगे? तो जवाब है भाई नहीं, नहीं है। हम ऑटोट्रॉफ नहीं है, हम क्या है? हेटेरोट्रॉफ है। पता है क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉफ वो होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना बनाते तो हैं लेकिन इनसाइड द बॉडी। कहाँ बनाते हैं भाई? इनसाइड दी बॉडी, अपने शरीर के अंदर खाना बनाते हैं वो। और हम खाना अपने शरीर के अंदर नहीं बनाते, हम बाहर बनाते हैं। ठीक है, और फिर पका के उसको खाते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, खाना बनाने के बाद लेते हैं। सो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है भाई? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद अपने शरीर के अंदर बना लेता है उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो प्लांट्स और एल्गी। सारे के सारे जो ग्रीन प्लांट्स है और सारे के सारे जो एल्गी है वो सब क्या है भाई? ऑटोट्रॉफ के उदाहरण है। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड टाइप का ऑर्गेनिज्म जो कि कहलाता है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरो का मतलब होता है डिपेंडेंट या दूसरे पे, एंड ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो कह सकते हैं हम लोग दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स। एक्चुअली में ये किस पे डिपेंड होते हैं भाई? ऑटोट्रोप्स, इन प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं हम लोग। ठीक है, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रोफ फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप एनिमल्स सारे के सारे, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं हमारे पास। कुछ एनिमल्स हार्बीवोर होते हैं जो केवल घास फूस खाते हैं, और कुछ एनिमल्स कार्निवोर होते हैं जो घास फूस खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इनडायरेक्टली जो शेर है वो भी प्लांट पे ही डिपेंड है। क्यों? क्योंकि शेर जिस ऑर्गेनिज्म को खाता है, जिस जीव को शेर खाता है, वो जीव क्या खाता है? घास फूस खाता है। तो अगर घास फूस नहीं रहेगा तो हिरन भी नहीं रहेगी, हिरन नहीं रहेगी तो शेर भी भूखा मर जाएगा। तो अल्टीमेटली शेर भी डिपेंड है ना प्लांट पे, है ना? तो इनडायरेक्टली सभी लोग किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं। यहाँ तक कि हम भी डिपेंड है किस पे? इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ पे ही डिपेंड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब ये जो हमारा टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है और हेटेरोट्रॉफ वाला, इसको हमने तीन कैटेगरी में बांट रखा है। एक है होलोजोइक, दूसरा है पैरासाइटिक एंड तीसरा है सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक क्या होता है ये बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। पैरासाइटिक क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको डिटेल में, टेंशन नहीं लेने का। एंड सेप्रोफाइटिक क्या होता है ये भी आपको बताने वाला हूँ अभी। अब यहाँ मैंने एक चीज़ लिख रखा है, देखो ये ध्यान से देख लो इसको फटाफट से। क्या है? सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड यहाँ पे एक और बात बच्चों होना चाहिए था, वो है शेयर। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है और मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है मोटिवेशन की। और मोटिवेशन पता है क्या है मेरे लिए? वो है आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक, बस यही चाहिए। कुछ पैसे वैसे नहीं चाहिए भाई, आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बस यही काफ़ी है। एंड हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। मुझे पता है कि बच्चे सोचते हैं कि केवल मैं ही अच्छी अच्छी पढ़ाया कर लूँ, मेरे दोस्तों को ना बताऊँ। तो ऐसा मत करो यार, दोस्तों को ही बता दो। ठीक है, आगे बढ़े। तो आप बात करते हैं हम लोग ये वाला होलोजोइक क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होता है एंड सेप्रोफाइटिक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, देखो बच्चों होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक जो है ना, हम लोग होते हैं। होलोजोइक मतलब होता है हम लोग, इसका मतलब होता है निगलना, इसका मतलब होता है निगलना। हम लोग क्या करते हैं भाई? खाना को लबालब मुंह के अंदर लेते हैं और उसको निगल लेते हैं। माउथ के अंदर तो कुछ किया नहीं, बस थोड़ा बहुत चबाया उबाया और उसको चला गया लेके पेट के अंदर।
पेट के अंदर जाने के बाद हम उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको निकालते हैं एंड सेल के डिफरेंट डिफरेंट भाग तक, टिश्यू तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खाने को बॉडी के अंदर पहले इनहेल करे, या तो खाना सॉलिड फॉर्म में हो सकता है या तो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, उसको इनहेल करेगा एंड उसके बाद बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर उसका यूज़ करेगा एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बॉडी से बाहर निकालेगा। उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होलोजोइक। देखो ध्यान से कैसे डिफाइन किया मैंने इसको। मैंने कहा कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड बाय इंजेशन प्रोसेस, हम खाने को जब अंदर लेते हैं ना तो उसको कहते हैं इंजेशन, एंड कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर फॉर्म बाय डाइजेशन। तो जो हम खाना लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको हम जब डाइजेस्ट कर देते हैं तो वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब यूज करना उसका, एंड फाइनली रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये कैसे में है? हेट्रोट्रोपिक मोड के न्यूट्रिशन में आता है। एग्जाम्पल हो गया अमीबा एंड हम लोग। अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो होलोजोइक टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, और यही दो हमें पढ़ना है भाई, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास पैरासाइटिक। पैरासाइट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पैरासाइट भाई क्या होता है पता है? वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहकर अपना पालन पोषण करते हैं, मतलब कि अपना खाना पीना खाते हैं। ठीक है, ऊपर जब रहता है ना, ये ऊपर जब रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग एक्टोपैरासाइट। जब किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई पैरासाइट रहता है तो उसको कहते हैं एक्टो, और जब अंदर रहता है तो उसको हम कहते हैं एंडो पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट दो तरह के हैं हमारे पास, ऊपर वाले एक्टो, अंदर वाले एंडो। पेट के अंदर पैरासाइट है तो एंडो, और सर के ऊपर जू है, जू भी एक तरह का पैरासाइट होता है तो वो एक्टो हो गया। सो इसका डेफिनेशन क्या है, ये कैसे खाना लेते हैं? तो कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। होस्ट का मतलब वो जीव होता है जिस जीव के ऊपर पैरासाइट रह रहा है। जैसे कि मान ले मेरे सर के ऊपर जू है तो मैं उस जू के लिए क्या हो गया हूँ? पैरासाइट। मैं क्या हूँ? पैरासाइट। जू क्या है? सॉरी गलत बोल दिया बच्चों, मैं क्या हूँ? होस्ट। जू क्या है? पैरासाइट। ठीक है, जिस बॉडी के ऊपर कोई पैरासाइट रहता है वो क्या होता है? होस्ट, और बाकी जू तो पैरासाइट ही है, जो रह रहा है वो तो पैरासाइट ही है। सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट आइदर बाय लिविंग ऑन, और मतलब ऊपर, ऑन इट्स सरफेस और इनसाइड द बॉडी, या तो वो सरफेस पे रहता हो बॉडी के, या तो वो शरीर के अंदर रहता हो, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, एग्जाम्पल है लाइस, जू हो गया हमारा, लीच जोंक हो गया, वर्म क्रीमी हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं भाई क्रीमी, रेंगने वाले जीव होते हैं ये। ठीक है, ये बाहर में ही पाए जाते हैं। ओके, तीसरा टाइप का न्यूट्रिशन है भाई हमारे पास सेप्रोफैटिक। सेप्रोफैटिक का मतलब होता है वो जीव जो सड़े गले पदार्थों को खाकर जिंदा रहते हैं। ठीक है, सो कहेंगे, इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को हम लिख सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिज्म हम लिख सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से बनाते हैं उसे हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो फंजाई। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल समझ आ गई। मैंने आपको अभी तक क्या समझाया भाई? मैंने बताया आपको कि भाई न्यूट्रिशन क्या होते हैं। न्यूट्रिशन मतलब इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन और यूटिलाइजेशन, है ना। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से हमने ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा हुआ है, ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ के भागों में। ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ, जो किसी ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होता है उसको कहते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में हमने तीन टाइप पढ़ा था, होलोजोइक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ऑटोट्रॉफ को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भाई ऑटोट्रॉफ एक्चुअली में है क्या चीज़। ओके, सो ऑटोट्रॉफ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉफ जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। हिंदी में क्या कहते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण। सो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस को हमें डिटेल में समझना है। फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ चीज़ें होती है जो हमें याद होना चाहिए, और बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिख रखा है सारी चीज़ों को। अगर आपको इतनी बात भी याद रह जाती है एग्जाम के एक दिन पहले, अगर आप इतनी बात भी पढ़ के चले जाते हो और याद रह गया आपको, तो बता रहा हूँ इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। वो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। मतलब कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, अगर लिखना चाहूँ, सो यहाँ मैं कह सकता हूँ रॉ मटेरियल, कच्चा माल,
क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। सबसे पहली चीज जो है वो जो चाहिए हम लोगों को वो है भाई हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा हम लोगों को एटमॉस्फेयर से। कहाँ से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड पड़े हुए हैं, वहाँ से उसको मिल जाएगा CO2। एंड अच्छा, एटमॉस्फेयर से मिल तो जाएगा, एक और बात यहाँ बता ही दूँ लगे हाथ कि ये इसको अंदर कौन लेके आएगा प्लांट के, तो वो आएगा थ्रू स्टोमेटा। प्लांट के अंदर छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। आगे ये भी मिलने वाला है हम लोगों को, टेंशन नहीं लेने का। सो नेसेसरी चीज़ें क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए? पहला है CO2। पहला क्या है हमारे पास? CO2 जो कहाँ से मिल जाएगा? एटमॉस्फेयर से थ्रू स्टोमेटा। दूसरा है पानी। दूसरा है पानी जो कहाँ से मिलेगा? उसको सॉयल से मिलेगा। सॉयल से मिलेगा, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, सॉयल से मिलेगा। और सॉयल से कौन लेके आएगा पानी पेड़ के अंदर? तो वो है रूट्स। ठीक है। तीसरी जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कहाँ से मिलेगा उसको भाई? सनलाइट से मिल जाएगा, दिन में धूप रहेगी जब तो। एंड लास्ट चौथी चीज़ जो है वो है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ होता है भाई? लीव्स के अंदर, पत्ते के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये चार चीज़ें नहीं होगा ना, अगर चार में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगा तो भाई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये चार चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। CO2, H2O, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल। CO2, H2O, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल। ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी है किस चीज़ के लिए भाई? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये याद करना अच्छे से। हमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हम कहेंगे CO2, H2O, लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। और ये कहाँ से मिलता है थोड़ा बहुत अगर वो भी लिख देंगे तो काम हमारा बन जाएगा, बिंदास अच्छे से आंसर मिल जाएगा हम लोग को। ओके, सो अब ये वाली बात कर लेते हैं पहले हम तो कि भाई कहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है? साइट ऑफ दिस प्रोसेस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का जो जगह है, साइट है, वो कहाँ पे होता है? तो आप कहोगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ पे होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आपसे अगर कोई पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस की जगह बताओ कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, तब क्या बोलोगे? क्लोरोप्लास्ट में होता है। एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है। सो आपसे अगर पूछेगा कि व्हाट इज द साइट, वेयर इज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, सो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो हम क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट में होता है। एंड क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ऐसा एक मेम्ब्रेन यहाँ, एक मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। और इसी के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। इसी के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है भाई? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और यही वो क्लोरोफिल है जो सनलाइट को ट्रैप करेगा। जो लाइट एनर्जी आएगी ना, उसी लाइट एनर्जी को यही ये क्लोरोफिल क्या करेगा? ट्रैप करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये वाली है, इवेंट्स। इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या है? इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। PS का मतलब फोटोसिंथेसिस। सो इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घट रही होती है? हिंदी में बोले तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घट रही होती है? तो देखो पहला घटना क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ना, अभी मैंने बताया आपको कि क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ गया बात पहली? तो लाइट एनर्जी को कौन पकड़ता है भाई? क्लोरोफिल पकड़ता है। एंड जैसे ही क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को पकड़ता है उसको कन्वर्ट कर देता है तुरंत। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उसको तुरंत कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। पता है केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट क्यों करता है? केमिकल एनर्जी में इसलिए कन्वर्ट करता है क्योंकि यहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। उस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें केमिकल एनर्जी के फॉर्म में चाहिए। एंड सन से जो एनर्जी आई थी वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में आई थी, तो काम नहीं आएगा। तो क्लोरोफिल जैसे ही लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, पकड़ता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, ताकि हम उसको एनर्जी को यूज कर सकें। तीसरी जो मेन बात होती है वो होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी जो है वो टूट जाता है, H2O जो है ना, H2O वो टूट जाता है H2 और O2 में, H2 और O2 में। अब यहाँ पे एक सवाल कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 अंदर जाता है, ये बात तो सबको पता है, एंड ऑक्सीजन बाहर आता है, ये भी सबको पता है। तो बताओ ऑक्सीजन बाहर कौन सा आता है? CO2 वाला आता है या फिर पानी का ऑक्सीजन आता है? तो आंसर है भाई H2O वाला, यही ऑक्सीजन है जो बाहर निकलता है। एंड चौथी चीज होती है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। मैं यहाँ पर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन लिख देता हूँ, मैंने लिख के नहीं लाया था, चलो कोई बात नहीं, अभी लिख देता हूँ। सो क्या होता है भाई? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हमारे पास पानी होगा, और हमारे पास होगा सनलाइट, साथ में ही हमारे पास होगा क्लोरोफिल।
अब जैसे ये सारे चारों चीज़ें मिलेगा तो ये बन जाएगा C6H12O6, ये हो गया हमारा ग्लूकोज, और साथ में निकाल देगा ये ऑक्सीजन गैस। बैलेंसिंग वैलेंसिंग देख लेना आप लोग। सो ये ग्लूकोज निकाल देगा। ग्लूकोज पता है क्या है? ग्लूकोज हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या भाई? हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है। ऑक्सीजन ये वाला कौन सा है? H2O वाला ऑक्सीजन है ये। एंड ये CO2 क्या हो गया? रिड्यूस होकर बन गया ग्लूकोज। CO2 रिड्यूस होकर बन गया ग्लूकोज। तो ये चार घटनाएं घट रही होती है जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। फटाफट से एक बार रिकैप कर देता हूँ मैं, क्या हो रहा है इवेंट के दौरान क्या क्या हो रही है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी हो रहा है बाय क्लोरोफिल। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तीसरा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड चौथा, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझ में आ गया है। अब एक दो और बातें हैं जो फोटोसिंथेसिस से संबंधित है, वो कर लेते हैं फटाफट से। ये देखो, ये रहा स्टोमेटा। भाई अगर आपसे कोई पूछे ये क्या हो गया, भाई अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये बताओ मुझे जो CO2 आ रहा है वो कैसे आ रहा है, तो वो आ रहा है स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा क्या होता है? देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख रखा है अच्छे से। स्टोमेटा इज ए टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन दी सरफेस ऑफ लीफ। पत्ता जो होता है ना, पत्ता, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ एक पत्ता बनाने की, टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो रुक ही सकते हैं हम लोग। ये मैंने एक पत्ता बनाया। इसी पत्ते को, छोटा सा हिस्सा को जूम करके आप देखोगे ना, ये तो ये हमें दिखाई देगा इस तरीके का एक छोटा छोटा सा छेद, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। ये पूरा डायग्राम किसका है भाई? ये पूरा डायग्राम जो है वो स्टोमेटा का है। किसका है? स्टोमेटा का। तो फंक्शन की बात करते हैं भाई, स्टोमेटा का काम क्या है? तो दो काम करता है ये। एक तो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है एंड CO2 को अंदर लेता है। ऑक्सीजन को रिलीज करता है, CO2 को अंदर लेता है। तो ये दो काम कौन करता है भाई? स्टोमेटा करता है। एंड दूसरा काम, अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए प्लांट के अंदर तो उसको लॉस भी करता है, उसको बाहर भी निकालता है। सो लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब पानी का लॉस होना, पानी का बाहर निकलना। अब आ जाओ स्टोमेटा के ऊपर, थोड़ा सा स्टोमेटा के डायग्राम को देख लेते हैं कि क्या होता है स्टोमेटा। सो ये जो ऐसे दो राजमे की तरह बनाया गया बीच में हरे हरे कलर से, ये वाला दिख रहा हो तुम लोग, पेन को देखो ध्यान से। सो ये जो दो राजमे की तरह दिख रहा है आपको, ये इसको हम कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं भाई? इसको हम गार्ड सेल कहते हैं। और राजमे के अंदर ऐसे ग्रीन ग्रीन सा डॉट बनाया है मैंने, इस डॉट को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर याद करो क्या था? इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर था क्लोरोफिल। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या था भाई? क्लोरोफिल। एंड यही पकड़ रहा था लाइट एनर्जी को और कन्वर्ट कर रहा था केमिकल एनर्जी में। एंड ये जो बीच में छेद दिख रहा है आपको, ये वाला, ये इसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। इसी स्टोमेटल पोर के जरिए क्या होता है? CO2 अंदर जाता है एंड O2 बाहर निकलता है। अब इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, stomatal pore is guarded by गार्ड सेल। मतलब कि स्टोमेटा के जो पोर है वो ओपन होगा और क्लोज होगा, वो कौन देख रेख करेगा? गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल टर्जिड हो जाए, टर्जिड का मतलब स्वेल हो जाए, तो ये ओपन हो जाएगा। और अगर गार्ड सेल श्रिंक हो जाए, श्रिंक मतलब फ्लैसिड, तो ये क्लोज हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो स्टोमेटा क्या होगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा दो काम कर रहा है गैसेस एक्सचेंज में, और ये वाटर को लॉस करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, ट्रांसपिरेशन। एंड गार्ड सेल की ओपनिंग एंड स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है? वो होती है गार्ड सेल के द्वारा। गार्ड सेल के अंदर जब पानी भर जाता है तो टर्जिड हो जाता है, गार्ड सेल फूल जाता है और वो ओपन हो जाता है। गार्ड सेल से जब पानी निकल जाएगा तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बारे में, ये था ऑन द बेसिस ऑफ किसके? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, कि किस तरीके से वो खाना खा रहे हैं। अगर वो खाना खुद बना रहे हैं तो वो कहलाएगा ऑटोट्रॉफ, और वो खाना खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड है तो वो कहलाता है हेटेरोट्रॉफ। यहीं पे एक और क्लासिफिकेशन है हमारे पास, दूसरा क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन देयर फूड ईटिंग हैबिट। वो किस तरह का खाना खाते हैं, वो किस पे डिपेंड है, इस पे बात नहीं कर रहे हम लोग। वो किस तरह का खाना खाते हैं उसके बेसिस पे हमारे पास तीन तरह के और ऑर्गेनिज्म होते हैं। नंबर एक, हार्बीवोर। हार्बीवोर हम उसे कहते हैं जो केवल घास को खाता है, जैसे कि
प्लांट को खाने वाले, जैसे कि काव हो गया, गोट हो गया, सिप हो गया, ये सब। कार्निवोर होता है दूसरा हमारा। कार्निवोर वो होते हैं जो केवल एनिमल्स, मीट को खाते हैं, ठीक है। ई मीट ईटर्स, दे ईट अदर एनिमल्स, मतलब कि मीट को खाने वाले, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब। एंड ओमनीवोर वो होते हैं, ओमनीवोर वो होते हैं जो दोनों ही खाते हैं, जो बोथ प्लांट एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। दे आर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स ईटर्स, प्लांट एनिमल ईटर्स, ये प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, जैसे कि हम लोग, हम दोनों को खाते हैं, प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ओके, सो खाने के हैबिट के बेसिस पे हमने 3 तरह का देखा, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। हर्बीवोर वो थे जो केवल घास खाते थे, काव, गोट, सिप। कार्निवोर वो थे जो केवल मीट खाते थे, लायन, टाइगर। एंड ओमनीवोर वो थे जो दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को, मैन, इंसान हो गया। अब स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, अब हम बात करते हैं अपनी, कि भाई हम जब खाना खाते हैं तो हम किस तरीके से न्यूट्रिशन को लेते हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में। तो 5 स्टेप है टोटल हमारे पास, देखो कौन कौन से हैं। पहला जो है हमारे पास इंजेशन। इंजेशन का मतलब है हम जब खाने को माउथ के अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसको कहते हैं इंजेशन। दूसरा हमारे पास डाइजेशन, इनटेक करने वाले उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, खाने को पचाते हैं, मतलब कि खाने में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं। तीसरा है उसका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हम ब्लड के अंदर भेज देते हैं। ब्लड के अंदर कैसे भेजेंगे, तो जो इंटेस्टाइनल का वॉल है, इंटेस्टाइन का जो वॉल है उसके जरिए ब्लड में भेज देते हैं हम लोग। एंड फोर्थ हमारा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब जो एब्जॉर्ब फूड है उसको हम हर एक सेल, हर एक टिश्यू के पास भेजते हैं, और हर एक सेल, हर एक टिश्यू क्या करता है, उसका यूज करता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। एंड लास्ट में, लास्ट स्टेप जो है वो है 5वां हमारा, वो है ईजेशन। ईजेशन का मतलब जब हम खाने को पचा रहे होते हैं तो कुछ उसमें वेस्ट भी बनता है, उस वेस्ट के रिमूवल जब हम करते हैं बॉडी से तो वो कहलाता है ईजेशन, वो कहलाता है ईजेशन। एक बार फिर से देखता हूँ, फटाफट से देखो ध्यान से। इंजेशन क्या है, इंजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय द बॉडी। सो जब बॉडी के अंदर हम खाने को लेते हैं तो इंजेशन कहलाता है। एंड इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स टेक्स द फूड बाय माउथ। हम लोग खाना कैसे खाते हैं, हम लोग खाना कैसे लेते हैं अंदर, माउथ के जरिए। दूसरा डाइजेशन, सो कन्वर्जन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, मतलब इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, सो प्रोसेस ऑफ पासिंग डाइजेस्टेड फूड थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, एब्जॉर्ब्ड सेल्स टेकन बाय, एब्जॉर्ब फूड सेल टेकन बाय, यार एब्जॉर्ब ही रहने दो इसको, एब्जॉर्ब सेल्स आर टेकन बाय सेल्स, बॉडी सेल्स फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग, जो खाना पचा लेते हैं उसका। एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन। इंजेशन और ईजेशन, ईजेशन को हम एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं, पर यहाँ पे एक्सक्रीशन यूरिन के फॉर्मेशन में यूज होता है, भाई ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़े, इन 5 स्टेप्स को हम डिटेल में सीखते हैं, और ध्यान से देखना होगा कि ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, ध्यान दो। ओहो ये आ गया, इसमें थोड़ा जल्दी सीख लेंगे हम, इसलिए लिख के लाया था मैं पहले से ही, क्योंकि हमारा टाइम भाई सेव होने वाला है, हमारा टाइम भाई सेव होने वाला है। तो ब्लैक पेन लेते हैं, वाइट पेज आ गया हमारे पास, जो ब्लैक तो पहले से था, तो ब्लैक क्यों ले भाई, हाँ ब्लैक क्यों ले, हम ग्रीन लेंगे। ग्रीन दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ओके, सो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, इंसानों में खाना कैसे खाया जाता है। ओ ये क्या हो गया, इंसानों में खाना कैसे खाया जाता है, ये दिख रहा है क्या, ये उतना झक्कास नहीं दिख रहा है, ये दिखेगा। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग माउथ की, कि माउथ में खाना कैसे खाते हैं। सो माउथ का रोल क्या है भाई, ह्यूमन बींग के न्यूट्रिशन में माउथ का रोल क्या है, तो क्या करता है भाई, इनटेक ऑफ होल फूड, खाने को अंदर लेने का काम है माउथ का, खाने को अंदर लेने का काम है किसका, है माउथ का। लेकिन माउथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, माउथ के अंदर क्या होते हैं भाई, हमारे दांत होते हैं, माउथ के अंदर क्या होता है, टीथ होते हैं, दांत होते हैं 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे पास, हमारे मुंह के अंदर, ठीक है। अब ये चारों दांत मिलकर कई सारे काम करते हैं, कुछ चबाने का काम करता है, कुछ पीसने का काम करता है, कुछ चीरने का काम करता है। सो च्यूइंग हो गया, ग्राइंडिंग ऑफ फूड हो गया, ये सब काम किसका है, दांत का। दांत के अंदर क्या है भाई, जीभ, जीभ का एक और नाम है भाई लिंगुआ, जीभ को हम लिंगुआ भी कहते हैं। लिंगुआ का मतलब होता है जीभ, एक्चुअली में लिंगुआ का मतलब क्या होता है, जीभ। सो जीभ का काम क्या है भाई, एक तो खाने का टेस्ट का पता करना कि खाने का टेस्ट कैसा है ना, टेस्टिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड,
फूड का टेस्ट करना। रोलिंग, रोलिंग का मतलब जैसे कि एक गाल के एक तरफ होता है ना फूड हमारा, तो गाल के एक तरफ से दूसरी तरफ लेकाने में जो हेल्प करता है वो हमारा जीभ ही होता है। इसी को हम स्वॉलिंग, स्वॉलिंग का मतलब निगलना एंड पुशिंग डाउन दी फूड, मतलब कि माउथ से खाने को पेट की तरफ भेजना, ये भी जीभ का ही काम होता है। तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं, जीभ के। ये सब काम किस में हो रहा है, माउथ में हो रहा है। माउथ में एक और काम हो रहा है भाई, माउथ में होता है हमारे पास एक ग्लैंड जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है इसको। ये ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था, लिंग वाला इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्योंकि माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता है और सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा को। ये क्या करता है, सिक्रीट करता है सलाइवा को और साथ में कुछ म्यूकस भी निकालता है, सलाइवा और म्यूकस। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में होता है स्टार्च, जब हम खाना खाते हैं तो स्टार्च होता है। इस स्टार्च में ये जो सैलिवरी ग्लैंड था, ये जो सलाइवा सिक्रीट किया, इस सलाइवा में होता है एक एंजाइम जिसका नाम है सैलिवरी, जिसका नाम है सैलिवरी एमिलेज। क्या नाम है, सैलिवरी एमिलेज। किसी भी नाम के आगे ए एस ई लग जाए इसका मतलब वो एंजाइम है। तो सैलिवरी एमिलेज जैसे आता है स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है और उसको चेंज करता है शुगर में। इसलिए आप अगर खाने को कुछ देर तक चबाते रहोगे ना तो वो खाना थोड़ा सा मीठा मीठा लगेगा आपको। पता है क्यों, क्योंकि जब हम खाने को थोड़ा टाइम तक मुंह में रखते हैं, चबाते रहते हैं उसको, तो उस समय क्या होता है, हमारे खाने के साथ, हमारे स्टार्च के साथ ये जो सलाइवा है वो अपना रिएक्शन कर जाता है एंड इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर के अंदर। और जैसे स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होगा तो शुगर का टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा स्वीट स्वीट सा, तो हमारा खाना भी थोड़ा सा हल्का हल्का मीठा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हो गया कहानी किसमें, हमारे माउथ के अंदर। अब खाना माउथ के बाद पहुंचेगा हमारे ईसोफेगस के अंदर। माउथ से कहाँ पहुंचेगा खाना, ईसोफेगस के अंदर। आगे पहुंचा देते चलो, टाइम लगाते हैं नियम। ओके, सो खाने को पहुंचा दिया हम लोगों ने ईसोफेगस के अंदर। जो पाइप होता है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम, तो वैसे मेरा बहुत ख़राब है लेकिन मैं पीछे बनाने की कोशिश करती ही बना देता हूँ। चलो देखो ध्यान से, यहाँ लिखे काम आएगा कुछ, यहाँ बनाता हूँ पीछे, यहाँ बनाता हूँ देखो। यहाँ पे आँख बना देते हैं, ये मुंह है और ये नाक है। नाक से एक पाइप आ रहा होगा और मुंह से एक पाइप जा रहा होगा और ये दोनों पाइप यहाँ पे मिल रहा होगा, यहाँ पे ओपन हो रहा होगा। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, आगे की तरफ एक पाइप होता है और पीछे की तरफ भी एक पाइप होता है और इस तरीके से बटा होता है। आगे वाले पाइप को हम कहते हैं भाई ट्रैकिया, आगे पढ़ने वाले हम लोग। और जो पीछे वाला पाइप है इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस, ठीक है। सो पीछे वाले पाइप में हमारा खाना आता है, यहाँ पे आता है खाना इस वाले में। ऑलराइट, तो इसी पाइप को हम क्या करें, ईसोफेगस। अब खाना आ गया हमारे पाइप में, माउथ से खाना आ गया है पाइप में। सो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब देखो जहाँ से जब खाना आ रहा होता है ना हमारे, ये जो मान लीजिए पाइप हमारा ईसोफेगस का पाइप है ये, ठीक है। तो खाना ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जैसे जैसे खाना नीचे आएगा ना, एक मूवमेंट करता हुआ। कैसे मूवमेंट, सांप को खाया कभी देखा, सांप को खाया बोल रहा हूँ, सांप को कभी मेढक खाते हुए देखा आपने। तो जैसे सांप मेढक खाता है तो जिस जगह पे मेढक होता है उस जगह पे थोड़ा सा सांप फूला हुआ रहता है, बाकी पिचका हुआ रहता है। यहाँ पे मान लिया मेढक है, ठीक है। जैसे ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे फूल जाएगा, बाकी यहाँ पे पिचक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, जब खाना आता है ना तो जिस जगह पे खाना होता है उस जगह पे थोड़ा सा स्वेल हो जाती है, फिर ये नीचे आएगा, फिर नीचे स्वेल हो जाएगा, फिर और नीचे आएगा, नीचे स्वेल हो जाएगा। तो ये कभी क्या हो रहा है, कभी फैल रहा है और कभी सिकुड़ रहा है, कभी फैल रहा है कभी सिकुड़ रहा है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फैलना सिकुड़ना को क्या कहते हैं हम लोग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो माउथ से जब खाना स्टमक में पहुंचता है ना तो यही मूवमेंट करते हुए जाता है, और ये मूवमेंट कहाँ होता है, ईसोफेगस के अंदर होता है। कैसे डिफाइन करोगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, देखो ध्यान से। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस का जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड एक्सपैंड हो रहा है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखो ध्यान से, स्टमक की बात करते हैं। अब हमारा खाना पहुंच गया इस मूवमेंट के जरिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए स्टमक में। अब देखो ये एक और बात बताता हूँ तुम लोगों को, ईसोफेगस के अंदर ना हमारे खाने का कोई डाइजेशन नहीं होता है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। नो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से हमारा खाना यहाँ बिल्कुल भी नहीं पचता है। अब खाने को हम ले आए हैं कहाँ पर, स्टमक के अंदर। स्टमक में होता है ग्लैंड जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड।
क्या होता है, ग्लैंड जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये सिक्रीट करता है एक जूस जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में कौन सी ग्लैंड है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये क्या सिक्रीट करता है भाई, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है सर। एंड गैस्ट्रिक जूस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। सो गैस्ट्रिक जूस कंटेन नंबर 1 पेप्सिन, जो कि एक एंजाइम होता है। ये पेप्सिन क्या भाई, ये एक एंजाइम है, ठीक है। दूसरा होता है उसके अंदर HCl एंड तीसरा होता है उसके अंदर म्यूकस। देखो म्यूकस निकल रहा था माउथ में भी, यहाँ भी निकल रहा म्यूकस। अब पेप्सिन का काम क्या है, तो पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, डेट ब्रेक डाउन प्रोटीन, ठीक है। जैसे कि मान ले यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे खाने में प्रोटीन था, तो जैसे इस प्रोटीन में पेप्सिन एक्ट करेगा, सो इस प्रोटीन को तोड़ देगा, और जब प्रोटीन टूटता है ना बच्चों, तो बनता है अमीनो एसिड। वो क्या बनता है, अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड बना देगा, ठीक है। HCl का काम क्या है, HCl देखो एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है तो लो लिख देता हूँ। HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, ये किल करता है माइक्रोब्स को। हम जितने मर्जी हाथ को अच्छे से धो ले, जितने मर्जी हाथ को अच्छे से धो ले, लेकिन 0.1% बैक्टीरिया तो हमारे पेट के अंदर चला ही जाता है। तो उस 0.1% बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, हमारा एसिड HCl जो पेट में है। और ये एसिडिक मोड पर, और तीसरा ये काम करता है, ये एक्टिवेट करता है, इट एक्टिवेट पेप्सिन। भाई पेप्सिन जो है ना ओरिजिनली एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता है, इसको एक्टिवेट कौन करता है, HCl करता है। तो ये सब याद रखना है हम लोग को बात। म्यूकस, अब आप लोगों ने सुना होगा कि HCl जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका pH 1 से 2 के बीच में होता है, 1 से 2 के बीच में होता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारा पेट में आग लग सकती थी, पेट हमारा जल सकता था, पेट में हमारा छेद हो सकता था। क्यों, क्योंकि हमने सुना हुआ है कि अगर HCl आपके हाथ पे गिर जाए तो आपके हाथ में छेद कर देगा। तो हमारे पेट में तो HCl बहुत सारे हैं, तो उसमें छेद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर है प्रेजेंट, जिसका नाम है म्यूकस। सो म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। इनर लाइनिंग का मतलब क्या भाई, मान लो कि ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक का जो अंदर वाला ये वाला लेयर है ना, अंदर वाला, इसके अंदर वाला ये जहाँ पे HCl होगा, तो इस अंदर वाली लेयर को प्रोटेक्ट करता है। इसके ऊपर क्या है, म्यूकस है, यहाँ पे क्या है, म्यूकस है। सो यही म्यूकस क्या कर रहा है, ये जो HCl अंदर है उससे बचाता है, इसको HCl जो है उससे बचाता है म्यूकस, ठीक है। ये हुई कहानी स्टमक की। आगे बढ़ते हैं और आगे हम चलेंगे अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक खाना में से सिर्फ क्या क्या बच चुका है, माउथ के अंदर थोड़ा सा स्टार्च बचा था। अच्छा कितना स्टार्च बचा था बच्चों, तो बताता हूँ तुम लोग को। यहाँ पर केवल 30% स्टार्च, यहाँ पर केवल 30% स्टार्च ही डाइजेस्ट होता है, बाकी 70% आगे की तरफ प्रोसीड होता है, बाकी 70% यहाँ कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और खाने को ले जाते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। छोटी आंत में खाने के साथ क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है 2 चीज़ें। पहली चीज़ क्या है भाई, देखो यहाँ से, इंटेस्टाइनल एंजाइम। पहला तो उसके पास खुद का एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो वो जो इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और प्रोटीन को। देखो कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है वो ग्लूकोज में एंड फैटी एसिड में, साथ सॉरी कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो ग्लूकोज में टूटता है भाई, याद रखना इसको। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। कार्बोहाइड्रेट, अभी थोड़ा सा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया, उधर कोई गिलास गिरा दिया। तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या बनता है भाई, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ऐसे ही फैट जब टूटता है, फैट्स, तो वो बनाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। एंड लास्ट में प्रोटीन, जब प्रोटीन को तोड़ते हैं हम तो वो बनाता है अमीनो एसिड। अभी मैंने पीछे करवाया था आपको कि प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो वो क्या बनता है, अमीनो एसिड। तो ये छोटी मोटे काम जो है बेसिक से काम वो कौन कर रहा है, इंटेस्टाइनल जूस। लेकिन इतने से उसका कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हमारा इंटेस्टाइन में एक और काम होता है, बी वाला पार्ट, ये रहा बी। हमारे इंटेस्टाइन में होता है विल्लाई। क्या होता है हमारे इंटेस्टाइन में, विल्लाई। विल्लाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे उंगली नमा संरचना होती है। ये मान लो हमारी उंगली है, तो अच्छा चलो ऐसा करता हूँ मैं बना ही देता हूँ। ये मान लो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप है, इसको मैंने काट लिया यहाँ से, ठीक है, इसको मैंने काट लिया यहाँ से। तो जो अंदर वाली लेयर है ना, अंदर वाली लेयर,
इस अंदर वाली लेयर पे ऐसे उंगली की तरह ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे बने होते हैं बहुत सारे अंदर की तरफ। सेम इधर भी होगा ऐसे बने हुए, अंदर की तरफ ऐसे बने होते हैं बहुत सारे। ये चीज़ है ना, ये इसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विलाई कह रहे हैं। सिंपल भाषा में आपको समझाया बच्चों, इससे आसान तो इससे इजी तो कुछ नहीं। सिंपल भाषा में, इतना आसान नहीं जितना आसानी से मैं ये वाला दिखा दूँ तुमको कि ये होता है विलाई। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलाई फिंगर की तरह होते हैं निकले हुए बाहर। और इसका काम क्या है भाई, ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द ब्लड। जो मैंने कहा था ना एब्जॉर्प्शन वाला बात, वो यही हो रहा है, विलाई के अंदर हो रहा है। तो विलाई में क्या होता है, जो खाना डाइजेस्ट हो गया उस खाने को, डाइजेस्टेड फूड को हम ब्लड के अंदर भेजते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड के सप्लाई होता है यहाँ पे ब्लड के सप्लाई होते हैं, उस ब्लड के सप्लाई के अंदर हम खाने को भेज देते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो तुम लोगों को नहीं बताया यार, बताया तो चलो यहाँ पे ही। ठीक है, मैं क्या करूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे मिसिंग रह गई है, मैं यहीं कर देता हूँ उसको। 1 मिनट बस, जल्दी जल्दी कर लेते हैं काम, मिटा देते हैं इसको। ये वाला बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। सो अब ये वाला तो हो गया विलाई। दूसरा काम क्या करता है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रिसीव करता है, मैं लिखना पड़ेगा मुझे अब, रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम नंबर 1 पैनक्रियाज एंड नंबर 2 लीवर। ये दो जगह से सिक्रीशन को रिसीव करता है, एक पैनक्रियाज से, दूसरा लीवर से। पैनक्रियाज क्या क्या सीक्रेट करता है भाई, पैनक्रियाज निकालता है पैनक्रियाटिक जूस। अब इस पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, इस पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। एक तो होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज, तीसरा होता है पैनक्रियाटिक एमिलेज, जो हमारे माउथ में था ना एक सैलिवरी एमिलेज, यही वैसा ही पैनक्रियाटिक एमिलेज, और चौथा है न्यूक्लियेज। चलो ध्यान से, ट्रिप्सिन क्या करता है देखो ध्यान से, ट्रिप्सिन का काम है, ओहो यार तो इतना डिस्टर्ब मत करे मुझे। ट्रिप्सिन क्या करता है देखो, यहाँ पे प्रोटीन लिया हमने, प्रोटीन में जैसे ट्रिप्सिन डालेंगे ना तो ये बना देगा अमीनो एसिड। शॉर्टकट यूज करते हैं, ये लिख देता हूँ मैं, अमीनो एसिड। ठीक है, लाइपेज है, लाइपेज का देखो काम क्या होता है, फैट है हमारे खाने में, फैट के अंदर डालोगे आप लाइपेज को तो ये बना देगा फैटी एसिड, साथ में ग्लिसरॉल जो भी हमने देखा था। एंड यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या है पैनक्रियाटिक एमिलेज, एमिलेज स्टार्च को पचाता है, स्टार्च है, इसमें हमने डाला पैनक्रियाटिक एमिलेज ये वाला, सो इसको तोड़ देगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। एंड न्यूक्लियस जो है ना वो डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करता है और इसको तोड़ के बनाता है न्यूक्लियोटाइड। सो ये वाली बात हमें याद रखना है। लीवर, लीवर का काम क्या है देखो, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, इसके पास होता है बाइल जूस, एंड बाइल जूस के अंदर होता है बाइल सॉल्ट, बाइल जूस के अंदर होता है बाइल सॉल्ट, एंड बाइल सॉल्ट हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट। इसके पास, लीवर के पास कोई एंजाइम नहीं है, इसके पास भी नो एंजाइम, लीवर के पास कोई एंजाइम नहीं है, पर फिर भी ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में, पर फिर भी ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। कैसे, सो जो फैट है ना, फैट की बहुत बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट की बहुत बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और उस बड़ी वाली मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें डालना पड़ता है बाइल सॉल्ट। तो ये फैट, ये लार्ज मान लेते हैं, लार्ज फैट है। ठीक है, तो ये वाले फैट जो है ना, फैट स्मॉलर में चेंज होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना फैट के लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। ध्यान दो बच्चों, सारा कुछ कवर कर रहा हूँ डिटेल में, तो टेंशन नहीं लेने का है, हर चीज़ हो जाएगा, बस ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, लाइक वाइक ठोकते जाओ। ओके, ऑल राइट। अब खाना पहुंच गया भाई लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंत में चला गया खाना। बड़ी आंत में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एब्जॉर्प्शन होता है एक्सेस वाटर का, जो खाना हमने ज़्यादा खा लिया है, ज़्यादा पानी पी लिया है तो उस पानी को एब्जॉर्ब किया था, रीअब्जॉर्ब, एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव कर दिया जाता है हमारे बॉडी से बाय एनएस। एनएस वो पार्ट है जहाँ से हम एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को,
जहाँ से हम वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। ये रहा सिस्टम पूरा का पूरा हमारे पास। सिलेवरी ग्लैंड हमारे माउथ में यहाँ पे था, वहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड ये रहा, माउथ ये रहा, जीभ उसकी यहाँ पे है। और भी ग्लैंड होते हैं माउथ के अंदर, सबलिंगुअल होता है, सबमैंडिबुलर होता है, इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को। नीचे आ जाओ। सो ये कॉमन रास्ता होता है फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स क्या है भाई? कॉमन पाथ फॉर एयर एंड फूड। फेरिंग्स वो रास्ता जहाँ से हवा और खाना दोनों जाता है। फिर आ गया इसोफिगस। इसोफिगस के बाद ये आ गया हमारा स्टमक। सॉरी ये लीवर है। स्टमक तो ये रहा हमारे पास। एंड स्टमक के बीच में इधर ही कहीं होगा पेनक्रियाज। ये रहा, ये जो डायग्राम है आपका, ये पेनक्रियाज है। एंड ये हमारा सिस्टम है इंटेस्टाइन वाला। अब इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट है। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा है इलियम। एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी पार्ट्स है भाई, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ऐसे कुछ नाम है इसके। और सबसे लास्ट में ये पार्ट जो है ओपनिंग जो है जहाँ से बाहर निकलता है वो एनएस है। एनएस के ऊपर जस्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं रेक्टम। एंड ये रहा एक ऐसा चीज़ ये वाला, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है भाई? वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हमारे प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज हैं वो यूज करते थे, लेकिन अब हम यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका यूज हो गया है बंद। वो होता है वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। तो वो अपेंडिक्स भी ऐसा ही ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का एक। समझ में आ गया मेरे ख्याल से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से। आगे बढ़ते हैं और अब का टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। सो रेस्पिरेशन क्या होता है? सो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है 2 चीज़ों को। रेस्पिरेशन का मतलब तो बच्चे सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है 2 चीज़ों को। नंबर 1 है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान करना। इसको हम बेसिकली ब्रीथिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। दूसरा है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। सिंपल फूड मतलब ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड मतलब ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द सेल, इनसाइड द सेल। सेल के अंदर क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ते हैं हम और एनर्जी निकालते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन। उसे कहते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, वो कई प्रकार के होते हैं। ये अब देखो ध्यान से, ग्लूकोज है हमारे पास। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन का एक मेंबर है। ग्लूकोज कितने कार्बन का बना हुआ है? 6 कार्बन का बना हुआ है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटता है और बनाता है पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मेंबर होता है, तो कितने बनेंगे? 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। एक ग्लूकोज को तोड़ूंगा तो कितने पायरुविक एसिड बनेंगे हमारे पास? 2 बनेंगे। अब ये पायरुविक एसिड तो बनता है, साथ में कुछ एनर्जी बनता है, तो हमारा एनर्जी यूज में आ जाता है, ठीक है। और तो ध्यान दें, अब इस ग्लूकोज को हम 3 रास्तों से तोड़ रहे हैं, 1, 2 और 3। एक में हमने क्या किया है? एक में हमने ऑक्सीजन नहीं दिया है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन दिया ही नहीं है, तो वो होता है ईस्ट के अंदर। तो अगर हम पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन के एब्सेंस में तोड़ते हैं और एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो 3 प्रोडक्ट देगा हम लोग को। एक देगा इथेनॉल, दूसरा देगा CO2 और तीसरा देगा एनर्जी। तो हमें ऐसे याद करना है। हमसे पूछा गया कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किन किन तरीकों से कर सकते हैं, तो ये 3 तरीके लिखे हुए हैं आपके सामने, इन तरीकों से कर सकते हैं। और इन तीनों तरीकों में किसके साथ क्या प्रोडक्ट बनता है? तो अगर आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हो, मतलब इसके साथ करवाते हो, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी निकलेगा। अगर आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करवाते हो, वो भी कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा और एनर्जी निकलेगा। और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेस होता है, ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकाल के देता है। एंड चौथा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन का अभाव, कम ऑक्सीजन मिल रहा है, वो कहाँ पे है? मसल्स के अंदर। तो लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी निकालेगा। आपको पता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक ही दिन अचानक से गए दौड़ लिए और बहुत दौड़ लिए, तो अगले दिन से हमारे बॉडी बहुत दर्द करता है कुछ दिन तक। वो इसलिए क्योंकि जब हम बहुत दौड़ते हैं तो उस समय हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और उतनी एनर्जी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पूरा नहीं कर पाता, तो हमारे मसल्स खुद ही एनर्जी बनाने की कोशिश करता है, इस तरीके से जो मैंने दिखाया आपको। और जब मसल्स के अंदर एनर्जी बनेगा तो लैक्टिक एसिड भी साथ में बनेगा, एंड उसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें फिर क्या होता है? दर्द होता है, पेन होता है हम लोगों को, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रेस्पिरेशन देखो बच्चों, हमारे पास 2 टाइप के हैं। अभी हमने देखा, एक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वो एरोबिक कहलाता है, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है वो एनारोबिक कहलाता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जो एरोबिक होता है उसमें CO2 और वाटर निकलता है बाय प्रोडक्ट, एंड जो एनारोबिक होता है उसमें अल्कोहल निकलता है बाय प्रोडक्ट। एंड एरोबिक वाले में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, जबकि एनारोबिक वाले में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इसको एकदम ध्यान से देख लेना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम जो है इंसान जो है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है। सो देखो, सबसे बाहर में है हमारा नोस्ट्रिल, हमारे नाक के जो 2 छेद है ना, हमारे नाक के, एक बार नाक बनाता हूँ यहाँ पे तुम लोगों को देखो,
जो हमारे दो छेद हैं ये वाले इसको हमने क्या कहा, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद ये जो रास्ता गया ना, ये पाइप सा, ये इसको हमने कहा नेजल पैसेज। नेजल पैसेज में गया, फिर उसके अंदर खाली जगह है, इन दोनों के अंदर क्या है, खाली जगह है अंदर में, उसको हम कहते हैं कैविटी, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी कैसे वापिस खुलेगा, ये माउथ के अंदर। माउथ के पास एक कॉमन रास्ता मैंने कहा था जहाँ से हवा और खाना दोनों जाता है, वो हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जाता है लेरिंग्स। लेरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स हमारा, जहाँ से हम आवाज़ें निकालते हैं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। एंड उसके बाद पहुँचता है ट्रैकिया के अंदर, देखो कैसे। सो यहाँ तक तो चल रहा था लेरिंग्स लेरिंग्स लेरिंग्स। अब ये आ जाता है ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया के अंदर ऐसे कार्टिलेज का रिंग बना होता है, गोल गोल से होते हैं रिंग, और ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दो भाग में। ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दो भाग में, ठीक है। तो जब ट्रैकिया डिवाइड होगा दो भाग में, तो इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। जो ब्रांच बन गया इसको ब्रोंकाई कहते हैं। और जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा लेरिंग्स था, इसके ऊपर हमारा फेरिंग्स था। एंड ब्रोंकाइल्स जो है, ब्रोंकाई जो है वो और भाग में टूट जाता है, पतले पतले पाइप से बन जाते हैं, और इस पतले पाइप को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। लास्ट में होता है ये, सबसे लास्ट में ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब ये ब्रोंक्यूल्स जो है ना, ये अंत में ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर, गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंत में। इस गोल गोल स्ट्रक्चर वाले को हम कहते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। एंड एल्वियोलाई से चिपका होता है यहीं पे ही, ऐसे ही ब्लड वेसल्स, ऐसे ही एल्वियोलाई से चिपका होता है हमारे ब्लड वेसल्स। सो ये कहलाता है हमारा ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज आ गया, ठीक है। तो ये था मैकेनिज्म कि किस तरीके से सांस लाता है। अब ब्लड के अंदर भेज देगा CO2 को, O2 को अंदर बाहर करेगा, और इस तरीके से सांस आता है। तो जो एल्वोलाई होता है, मैं देखो यहाँ दिखाता हूँ तुम लोगों को डायग्राम बनाकर थोड़ा सा। एल्वोलाई का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, मटके की तरह। एंड इसी एल्वोलाई के बगल में यहीं पे चिपका होता है क्या, ब्लड वेसल्स। यहीं पे चिपका हुआ है, बिल्कुल एकदम मस्त चिपका हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, चिपका हुआ है। सो अब हमने जब सांस लिया था ना, तो सांस के दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हो गया था। ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया था, एंड प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो कम हो गया था। और ब्लड के अंदर CO2 जो है वो ज़्यादा था, एंड O2 जो है वो कम था। सो O2 कम है ब्लड के अंदर, तो गैस जो है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो जो ऑक्सीजन है वो एल्वोलाई में ज़्यादा था, ब्लड में कम था, तो ब्लड में आ जाएगा। एंड CO2 ब्लड में ज़्यादा था और एल्वोलाई में कम था, तो ये बाहर चला जाएगा। इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मतलब जब हम सांस लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं, क्या होता है, क्या तरीका है, सांस लेने का तरीका क्या है। देखो दो तरीके से हम करते हैं, सांस लेते हैं तो दो चीज़ें होती है। एक होता है इनहेलेशन, जब हम अंदर लेते हैं सांस को। एक होता है एक्सहेलेशन, जब सांस को हम बाहर छोड़ते हैं। इनहेलेशन मतलब जब हम सांस को अंदर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो रहा होता है। जब मतलब कि हवा इनहेल कर रहे हैं, जब हवा अंदर जा रही है तो क्या क्या हो रहा है, अब अंदर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी अंदर, फिर इधर जाएगी अंदर, फिर इधर जाएगी अंदर, है ना, अंदर ऐसे भरेगी हवा। तो जब अंदर हवा भरती है तो देखो क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरेसिक कैविटी, जिसको हम चेस्ट कैविटी कह रहे हैं, वो एक्सपैंड होती है। ये है हमारा थोरेसिक कैविटी, ये जो है ना, ये पूरा थोरेसिक कैविटी है। तो जब हम हवा अंदर लेंगे तो ये धीरे इधर से फूलेगा, इधर से फूलेगा, तो ये एक्सपैंड होगा, थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। मतलब कि थोड़ा सा फूल के हो सकता है यहाँ तक फैल जाए, और इधर से ये यहाँ तक फैल जाए। तो थोरेसिक कैविटी क्या होती है, एक्सपैंड होती है। रिब्स जो है, रिब्स जो हड्डियाँ जो है, पसलियाँ, ये ऊपर की तरफ उठती है, रिब्स ऊपर उठती है। डायफ्राम जो है वो फ्लैट होता है। डायफ्राम देखो यहाँ पे एकदम बिल्कुल ऐसे कर्व शेप दिखाया गया है जब नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो डायफ्राम ऐसे सीधा हो गया है, सीधा हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट हुआ ना, यहाँ पे इस जगह पर डायफ्राम क्या हुआ, फ्लैट हुआ थोड़ा सा। सो ये हो जाता है फ्लैट, ऊपर से क्योंकि प्रेशर पड़ता है तो फ्लैट हो जाता है। और क्या भाई, और वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है, लंग्स के वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, एंड एयर जो है एंटर कर जाएगा लंग्स के अंदर। ये होता है इनहेलेशन के दौरान। इसका उल्टा होता है एक्सहेलेशन के दौरान। एक्सहेलेशन में क्या होता है, थोरेसिक कैविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये पास आते हैं, जब हम बाहर छोड़ते हैं इसको, गैस अब बाहर जा रही है, गैस अब बाहर निकल रही है, तो इधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, तो ये चिपक जाता है, पास आते हैं थोड़े से। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, पास आ गया हो, अंदर की तरफ धस गया हो, ये अंदर की तरफ धस जाता है, ठीक है। रिब्स नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, रिब्स मूव डाउनवर्ड। डायफ्राम जो वापस से अपना शेप में आ जाता है, एंड वॉल्यूम जो है लंग का डिक्रीज करता है, एयर जो है बाहर निकल जाता है। तो ये एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का डिफरेंशिएशन याद कर लेना, डायग्राम भी दिखा दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं।
ओके सो अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। वो जो हमने बात की थी वो एनिमल्स में थी, अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स किस तरीके से रेस्पायर करता है। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है एनिमल के मुकाबले। एनिमल में तो पूरा सिस्टम है, अलग अलग तरीके का है, अलग अलग चीज़ें बनी हुई है रेस्पिरेशन करने के लिए। प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। कह रहा है कि गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू नंबर 1 स्टमेटल इन लीफ, दूसरा लेंटिसेल्स इन स्टेम एंड द जनरल बॉडी सरफेस ऑफ रूट्स। कभी ये स्टोमेटा के जरिए भी सांस छोड़ सकता है, ले सकता है, लेंटिसेल्स के जरिए भी हो सकता है या रूट्स के जरिए भी। लेंटिसेल्स थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को। अरे यार ये क्या है, एक प्लांट बनाया मैंने, उसके ब्रांचेस हो गए, तो देखा होगा कभी भी ऐसा ऐसा गोल गोल सा बन जाता है ब्रांच के अंदर, तो ये एक तरह का लेंटिसेल्स होता है। ये एक तरह का क्या होता है, लेंटिसेल्स होता है, जहाँ से भी गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, जहाँ से भी गैस एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, ओके आ जाओ। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन तीसरा चीज़ है हमारे पास, हम आगे हैं तीसरा। न्यूट्रिशन हो गया खत्म, रेस्पिरेशन हो गया खत्म, आगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। सो देखो कह रहा है द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ। अच्छा देखो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, जो चीज़ें डाइजेस्ट किया है उसको हमें सेल के अलग अलग भागों तक भेजना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसके जरिए हम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और वो सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 चीज़ों को इंक्लूड करता है। नंबर 1 हार्ट, दूसरा आर्टरीज एंड वेन्स, तीसरा ब्लड एंड लिम्फ। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करने का काम करेगा। आर्टरीज और वेन्स जो है वो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे। एंड ब्लड और लिम्फ जो होता है वो एक सर्कुलेटरी मीडियम होता है जिसके जरिए चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड और लिम्फ क्या है, सर्कुलेटरी मीडियम है जिसके जरिए चीज़ें ट्रांसपोर्ट होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको ध्यान से देखना। हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है ना, मैं यहाँ पे सिंपल बताता हूँ। ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। कैसे कैसे भाई 4 चैम्बर के, उसके बाद 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर के होते हैं भाई, 4 चैम्बर के, 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो यहाँ पे देखो बनाया गया ह्यूमन हार्ट। मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना जाए। अब बीच में यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ डॉट डॉट से, और यहाँ पे रेड वाले से कर देता हूँ। चलो थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं, इसको रेड वाले से कर देते हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ऊपर वाला, उसको हमने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाले को हमने कहा राइट वेंट्रिकल। और सॉरी देखो यहाँ से बच्चों, ऊपर वाला ये जो पोर्शन है इसको हमने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल, ओहो लेफ्ट ऑरिकल भाई, ऑरिकल। और इधर वाले को कहते हैं हम लोग राइट ऑरिकल। इस वाले को हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इस वाले को कहते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ऑफलाइन में होते तो आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाता, लेकिन कोई नहीं, कोशिश करता हूँ। बायोलॉजी के जो डायग्राम होते हैं ना वो हमारे हिसाब से उल्टा होते हैं। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा इस तरफ, जिधर मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट, इस तरफ मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट, तो आपको लग रहा हो कि ये तो हमारे स्क्रीन का राइट साइड है, आप लेफ्ट कैसे लिख रहे हो। और ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे राइट, आपको लग रहा है ये तो लेफ्ट साइड है तो राइट कैसे लिख रहे हो। तो बायोलॉजी के डायग्राम ऐसे ही होते हैं। आपका जो लेफ्ट है ना, सॉरी आपका जो राइट है ना, डायग्राम का लेफ्ट होगा, एंड आपका जो लेफ्ट है वो डायग्राम का राइट होगा। ठीक है, उल्टा होता है। सो बायोलॉजी के डायग्राम को आप उल्टा समझ के पढ़ना है। सो देखो क्या होता है, लंग्स से हमारे पास ये रहा, फेफड़ा है, लंग्स में हमने ऑक्सीजन लिया था। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से होते हुए आता है हमारे लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। और जिस पाइप से आता है उस पाइप का नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब जैसे ये लेफ्ट ऑरिकल भरेगा तो यहाँ पर एक वेल्व होता है, ये एक ओपनिंग है, इस वेल्व का नाम बताता हूँ, इसका नाम होता है बाइकस्पिड। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, इसका नाम होता है बाइकस्पिड, PID, बाइकस्पिड वेल्व होते हैं ये। अब ये वेल्व ओपन होगा और ये भर जाएगा ब्लड कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल का जैसे अंदर ब्लड भरेगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा पंप, और इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए यहाँ पे मेन आर्टरी या फिर ऑर्टा के जरिए, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको भेज देता है बॉडी के पार्ट्स तक। बॉडी का पार्ट्स क्या करेगा, इस ब्लड को यूज़ करेगा अपने काम करने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए। एंड जब वो ब्लड यूज़ करता है तो ऑक्सीजन को तो ये यूज़ कर लेता है एंड CO2 बना देता है।
ये CO2 बहुत सारा बना देता है। तो CO2 अब रिलीज होता है कहाँ पे, इस ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड हो जाएगा CO2 वाला। अब CO2 ब्लड लेके जा रहा है ब्लड कहाँ पे, कौन ले जा रहा है, ये जा रहा है राइट ऑरिकल के अंदर। पहले जा रहा है राइट ऑरिकल के अंदर, इसका नाम है मेन वेन, और इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब राइट ऑरिकल जैसे भरेगा तो ये वाला वेल्व खुलेगा, ये वाला, इस वेल्व का नाम है ट्राइकस्पिड, इसका नाम है ट्राइकस्पिड। इसको ऐसे बनाते हैं बच्चों, बनाना चाहो तो 3 कस बना दो ऐसे, 1 2 3, इसका ऐसे बनाते हैं 2 कस, 1 2 2 कस्पिड, ठीक है। अब ये जैसे ही भरेगा राइट वेंट्रिकल, ये पंप होगा और पंप होकर ब्लड को निकालेंगे इधर से, होते हुए जाएगा लंग्स के पास, लंग्स फिर लेकर जाएगा, ऑक्सीजन को दे देगा ब्लड के अंदर, और फिर CO2 को ले लेगा, और ये फिर से ऑक्सीजन ब्लड वापस आएगा। सो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जो ब्लड को लेकर जाता है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो देखो बच्चों ध्यान से, जब भी कोई वेन या आर्टरी आपके लंग्स से जुड़ी होगी तो उसका नाम पल्मोनरी लग जाता है, उसका नाम क्या लगता है, पल्मोनरी लग जाता है। एक और बताता हूँ तुम लोगों को, आर्टरी जो है ना, आर्टरी हमेशा ले जाता है ऑक्सीजन वाले ब्लड को, और वेन जो है हमेशा ले जाता है CO2 वाले ब्लड को नॉर्मली। लेकिन जैसे ही वो लंग्स की कहानी में आएगी तो उल्टा काम करता है, अपोजिट काम। देखो ये हार्ट से लंग्स के पास जो ब्लड जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो कौन ले जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। मतलब कि जो काम था इसका ऑक्सीजन वाले का, वो उल्टा काम कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाए। तो किसी भी नाम के आगे पल्मोनरी लग जाए ना, अगर पल्मोनरी लग जाए, इसका मतलब कि वो काम जो है वो अपोजिट करना शुरू कर दिया है, जो नॉर्मली करता है उसके अपोजिट में वो काम कर रहा है, ठीक है। ओ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो है डबल सर्कुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान से इसको देखो फटाफट से। डबल सर्कुलेशन देखो क्या होता है। तो कह रहा है कि भाई ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू दी हार्ट इन अ कंप्लीट साइकिल ऑफ बॉडी। सो अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है तो हार्ट में ना वो ब्लड 2 बार जाता है। कितनी बार जाता है हार्ट में वो ब्लड, 2 बार जाता है। सो जब तो दोनों का नाम बताता हूँ मैं पहले। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। इन्हीं दोनों की वजह से इसका नाम पड़ गया है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, पल्मोनरी वाला हो रहा है, दूसरा सिस्टेमिक वाला हो रहा है। देखो पल्मोनरी में क्या होता है, जब हमारा ब्लड बॉडी से राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट, बॉडी से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, एंड राइट वेंट्रिकल से लंग्स पे गया। मतलब कि बॉडी से जब हार्ट के पास आता है, तो वो कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड जब हार्ट से बॉडी के पास आता है ब्लड, हार्ट से बॉडी के पास जब आता है ब्लड, ये वाला, तो उसको कहते हैं सिस्टेमिक। ये वाला जो है वो है पल्मोनरी, ये वाला जो है इधर जो मैंने बनाया लेफ्ट साइड में वो है सिस्टेमिक। देखो यहाँ पे लिखा क्या मैंने कहा कि ब्लड मूव्स फ्रॉम लेफ्ट हार्ट से लेफ्ट हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। लेफ्ट हार्ट, देखो ये मैंने कहा पल्मोनरी की बात। पल्मोनरी में क्या बोला कि ब्लड मूव फ्रॉम लेफ्ट हार्ट से ब्लड मूव कर रहा है टू द लंग्स में जा रहा है, एंड बैक टू द हार्ट, और वापस हार्ट पे आता है, तो कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड सिस्टेमिक क्या होता है, ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। हार्ट से ब्लड अगर बॉडी के हर एक भाग तक जाता है और वापस से आता है हार्ट के अंदर ही, तो कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी याद होगी बात। हार्ट से ब्लड अगर बॉडी पार्ट तक जा रहा है और फिर वापस भी आ रहा है तो वो सिस्टेमिक, और जब हमारा ब्लड मूव कर रहा है हार्ट से लंग्स एंड वापस आ रहा है हार्ट के पास, हार्ट से पहले गया लंग्स से फिर आया हार्ट, उसको कहा हम लोगों ने पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसको अगर हम अच्छे से देखें यहाँ डायग्राम में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये नहीं दिख रहा पीला वाला, ये वाला बनाते हैं डायग्राम। ये यहाँ से लेके ऊपर वाला जो पार्ट है ये पल्मोनरी है, और यहाँ से लेकर नीचे वाला पार्ट जो है वो सिस्टमिक है। ऑल राइट, आ जाओ तरफ, उसको मिटा दूँ क्या, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया ये, ज़्यादा कुछ हो गया है। चलो आगे देखते हैं भाई क्या है। सो ये रहा, ब्लड के बारे में बात करते हैं हम लोग। हमने पढ़ लिया हार्ट के बारे में, अब बात करते हैं ब्लड। सो ब्लड क्या होता है, देखो ब्लड एक कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है।
ब्लड के अंदर दो तरह की चीज़ें होती है भाई, एक होता है ग्रैनुलर कंपोनेंट, दूसरा होता है लिक्विड कंपोनेंट। ग्रैनुलर मतलब कि सॉलिड होता है, ये कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो सॉलिड वाले हैं हमारे सारे के सारे ब्लड कॉर्पेस्कल्स, ब्लड कॉर्पेस्कल जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब होते हैं। और ये प्लाज्मा ये रहा, ये तीनों जो है ना, ये तीनों यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे ब्लड कॉर्पस्कल्स का हिस्सा है, और ये लास्ट में जो है वो प्लाज्मा है। आरबीसी तुम लोगों को पता है, ऑक्सीजन और CO2 जो यहाँ से वहाँ जा रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो आरबीसी के अंदर होता है, आरबीसी के जरिए होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का कलर रेड जो है, सॉरी आरबीसी का कलर जो रेड है वो कारण क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी एक पिगमेंट है जिसका कलर रेड होता है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं, प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, खून कट पिट गया है तो निकल रहा है तो उसको जमाने में हेल्प करेगा। डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड करता है डिफेंस बाय एंगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है ये हमारे, मतलब कि एक तरह के इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है डब्ल्यूबीसी हमारा। एंड प्लाज्मा क्या भाई, प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड है जिसमें 90% पानी होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब चीज़ें। एंड प्लाज्मा प्रोटीन भी होता है जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स एंड आयंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। लिम्फ भी एक येलो कलर का ही फ्लूइड होता है जो ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल जाता है और इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर आ जाता है। इसके अंदर बहुत कम प्रोटीन होते हैं एज कम्पेयर टू ब्लड। एंड लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। तो लिम्फ भी एक्चुअली में हेल्प करता है हम लोगों को किसमें, एंटीबायोटिक्स में। मतलब कि लिम्फ भी हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है, लिम्फ भी हमें प्रतिरक्षा तंत्र प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन बिटवीन आ गया है भाई ब्लड और ब्लड वेसल्स के बीच में। ब्लड वेसल्स क्या थे हमारे पास, दो थे, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज और वेन्स बता दिया तुम लोगों को अच्छे से कि ये आर्टरी में ऑक्सीजन ब्लड जाता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मैंने कहा ना पल्मोनरी लग जाएगा तो उल्टा काम करेगा। ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, बॉडी के हर एक पार्ट तक लेके जाता है। ये जो होता है वो थिक एंड इलास्टिक होता है, एंड ये हमारे शरीर के अंदर होता है। जो नसें आपको दिखाई देती है ना वो आर्टरी नहीं होती, वो वेन्स होती है। एंड वेन्स क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, लेकिन एक को छोड़ के एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन ये ऑक्सीजन वाले खून को ले जाता है। इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट के हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो ब्लड है उसको कलेक्ट करके लेके आएगा हमारे हार्ट के पास। इसका जो दीवारें हैं वो थिन होती है और लेस इलास्टिक होता है। ठीक है, ये सुपरफिशियल होते हैं। सुपरफिशियल मतलब ये बाहर में दिखाई देते हैं हम लोगों को, जैसे कि हमारे नसें, हमारे जो नसें दिखाई देते हैं जिसमें हम सुई भी लगाते हैं वो वेन होता है, आर्टरी नहीं होता, वो क्या होता है, वेन होता है। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ध्यान दो इधर बच्चों, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ट्रांसपिरेशन मतलब होता है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लॉस ऑफ वाटर करते हैं हम वेपर के फॉर्म में। बस ये तो तुम लोग को पता ही यार, ये क्या बताना आप। ट्रांसलोकेशन देख लो, ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, लीफ मतलब फूड फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब खाने को एक पत्तों से प्लांट के डिफरेंट तक पार्ट तक लेके जाना कहलाता है ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। खाने को पत्तों के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाना क्या कहलाता है भाई, ट्रांसलोकेशन। तो ये हो गया भाई ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं भाई रिवीजन करवा रहा हूँ, डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं डिटेल में पढ़ाता ना तो अभी तक हम फोटोसिंथेसिस ही कर रहे होते, सच्ची बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में पढ़ाता अच्छे से। वैसे मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी के हिसाब से इनफ है, इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका जो यूटी चल रहा है या जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट टर्म का वो आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, मैं थक गया हूँ, प्यास लगी है, लेकिन वीडियो को रोक नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई फिर मेरे को आता नहीं है रोकने के बाद कैसे उसको स्टार्ट करना, फिर दोबारा से रिकॉर्ड करना शुरू करना पड़ेगा मुझे। ओके, सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, चलो कोई नहीं करते हैं, थोड़ा सा खत्म हो गया होने वाला अब। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है, अच्छा एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखो ध्यान से। पहले नंबर पे है किडनी, हमारे पास दो किडनी होती है। कितनी किडनी होती है भाई इंसान के अंदर, दो किडनी होती है। तो दो किडनी होती है, दो यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। किडनी क्या है भाई, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यही है वो ऑर्गन जो वेस्ट को बाहर निकालता है। यूरेटर क्या है भाई, यूरेटर जो है डक्ट है, पाइप है जो ड्रेन आउट करता है यूरिन को फ्रॉम किडनी, जो किडनी से यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है, यू हैव यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो थैला है, मतलब जिसमें यूरिनरी रिजर्व रहता है, स्टोर होता है कुछ देर के लिए। और यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा एक चैनल है, रास्ता है जिसके जरिए हमारा जो यूरिन है वो बाहर निकलता है। ठीक है,
ओके तो डेफिनेशन की बात बताता हूँ आपको कि भाई एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या होगा। तो यहाँ लिखा हुआ नीचे सबसे छोटे छोटे अक्षरों में कि भाई द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाता है उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना कहलाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, इजी। ये तो वो डायग्राम है हमारा भाई जो अभी मैं बता रहा था आपको कि ये एक किडनी है और ये दूसरा किडनी है, ये वाला लेफ्ट किडनी होगा, ये वाला हमारा राइट किडनी होगा, है ना। याद है ना, डायग्राम उल्टा होता है। ये दोनों यूरेटर है, ये देखो यहाँ यूरेटर हो गया, ये और ये दोनों ही क्या है, यूरेटर है। फिर ये जो थैला दिख रहा है आपको ये वाला, ये यूरिनरी ब्लाडर है, और ये जो पाइप दिख रहा है आपको ये यूरेथ्रा हो गया हमारे पास। ठीक है, यूरिनरी ब्लाडर आउट ओपन, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा यहाँ से है, यहाँ से ये जैसे खुलेगा ढक्कन सुसु बाहर। ठीक है, राइट किडनी लिखा हुआ है यहाँ पे लेफ्ट किडनी लिखा हुआ है। यहाँ पे ग्लैंड होते हैं दोनों किडनी के ऊपर ऊपर ऐसे, उसको कहते हैं हम एडेनल ग्लैंड। जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की आपको, ये थी डायग्राम बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। ओके भाई थोड़ा सा रह गया, 5 मिनट का और ख़त्म करते हैं फिर। सो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, 3 स्टेप होते हैं बच्चों। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, ब्लड इज फिल्टर थ्रू ग्लोमेरुलस एंड कलेक्टेड इन वोमेंस कैप्सूल। अब ये नहीं पता आपको ग्लोमेरुलस क्या होता है, वोमेंस कैप्सूल क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा, टेंशन लेने का, थोड़ी देर में बताता हूँ अभी। दूसरा होता है सेलेक्टिव री, चलो पहले बता ही देता हूँ। एक मैं ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूँ और बना देता हूँ आपके लिए। देखो बच्चों, आपको बनाना है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे कटोरी जैसा शेप बनाना है। फिर इसको ऐसे कर देना है एंड इसको ऐसे कर देना है, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर यहाँ पे लेके आना नीचे, नीचे लाके फिर इसको ऐसे एक्सपेंड करनी है थोड़ी सी, और नीचे ये जाएगा। फिर ऐसे यू शेप का बना देना है इसको, इधर से भी ले आना है। थोड़ा सा स्क्रीन पे से ऐसे बन नहीं रहा भाई, कोशिश तो करते रहेंगे हम लोग। ये आ गया ऐसे, और इसको ऐसे ले जाएंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे, फिर ये इधर पतला हो जाएगा, और ये फिर से ऐसे गुचर पुचर कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे इसको ऐसे ले जाएंगे। फिर इसको हम ऐसे बहुत सारे पाइपों से जोड़ देंगे। इधर से भी जुड़ा होता है, जरूरी नहीं है उधर से जुड़ा हो। इसका नाम देखो, पहले एक चीज़ और बना देता हूँ मैं, अरे मैंने इसको वो कर से कर दिया, तो इसको इसको अलग कर से कर देता हूँ। चलो, सो ये जो है ना, ये पीली वाले जो मैंने बनाया बीच में ऐसे, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो कटोरी जैसा दिख रहा है आपको, कप शेप का स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं BOWMANS, वोमेंस कैप्सूल। ये जो यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, इसे कहा जाता है PCT। PCT का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको हम कहते हैं DCT। DCT को हम कहते हैं डिजिटल कॉन्वूलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एंड ये जो यू शेप का आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं हेनलेज लूप। हेनलेज लूप, और ये नीचे आएगा तो है डिसेंडिंग, ऊपर जाएगा तो असेंडिंग। इसका और भी नाम लिखाना चाहो तो लिख देता हूँ, ASCENDING, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ऐसे ही ये वाला हो जाएगा हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये जो पाइप है आपका, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। सो ये है हमारा पूरा पूरा डायग्राम, और इस डायग्राम का एक नाम है बच्चों, इसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यूनिट, अगर आपसे पूछे यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का यूनिट क्या है, किडनी की इकाई क्या है, सो वह है नेफ्रॉन। यूनिट ऑफ किडनी फिल्ट्रेशन यूनिट, जिससे कि फिल्टर होगा सारा कुछ, वो क्या है, तो आप बोलोगे क्या, नेफ्रॉन। ये डायग्राम आपको बना के आना है बच्चों। और इसी में क्या होता है, ग्लोमेरुलस जब फिल्टर करता है ना, तो सारा कुछ फिल्टर होकर कहाँ जाता है, इसके अंदर,
इसका नाम बताया था मैंने, बॉमेंस कैप्सूल। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, यूरिया और सब आ जाता है सब कुछ। ये डायग्राम आना चाहिए आपको। अब हटा रहा हूँ मैं इसको, अपने आप ही ये हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये दोबारा नहीं आने वाला, इसका मैं वापस नहीं ला सकता। एक बार हटाऊंगा तो हट ही जाता है, ये ब्लैक स्क्रीन ऐसे होता है। अच्छा चलो आगे हम लोग। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है भाई? ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। एंड ये जब फिल्टर करता है तो चीज़ों को कहाँ लेके आता है? वॉमेंस कैप्सूल में लेके आता है। अब मेरे ख्याल से वॉमेंस कैप्सूल तुम्हें पता चलेगा क्या होता है। दूसरा है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुलस जो भी फिल्टर करता है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कंटेन बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें, यूजफुल चीज़ें होती है, जैसे कि ग्लूकोज होता है उसके अंदर, वाटर होता है, सॉल्ट होता है, विच आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन बनाया था मैंने, पीसीटी, डीसीटी, हैंडल लूप्स, उसके अलग अलग हिस्सों में ये वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि पता है आपको भाई, ग्लूकोज, पानी, ये सब वेस्ट थोड़ी ना, ये तो फायदेमंद की चीज़ है, इसको फेंकना थोड़ी ना, तो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। एंड लास्ट में आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसको कहते हैं हम सम हार्मफुल सब्सटेंसेस आर सिक्रेटेड फ्रॉम ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल्स है वो कुछ हार्मफुल सब्सटेंस सिक्रेट करता है, जिससे कि क्या बनता है? यूरिन बनता है। तो ये 3 स्टेप आपको लिखना है यूरिन के फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है। आगे बढ़ो, लास्ट में आ जाता है ये हमारे पास, इन केस ऑफ किडनी फेलर ड्यू टू इन्फेक्शन या फिर इंजरी और अदर फैक्टर्स, आर्टिफिशियल किडनी इज़ यूज्ड। अगर किसी इंसान की किडनी फेल हो जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, या कोई और कारण की वजह से किडनी काम करना बंद कर दिया, तो उसके लिए हम फिर आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस होता है बच्चों, एक डिवाइस होता है जो रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को फ्रॉम आवर बॉडी बाय डायलिसिस। जिस प्रोसेस से हम आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा खून को साफ करते हैं, उससे नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस, ठीक है। सो ये थी चैप्टर की समाप्ति। और मेरे ख्याल से पता नहीं कितना टाइम हुआ, तो वीडियो को बंद करने के बाद पता चलेगा मुझे। और बच्चों देखो, बहुत टाइम अभी हो रहा है, रात के 1 बज गए हैं, 1 बज गए हैं, और ये वो थैंक यू आ गया है। तो आपको काम क्या करना है? सब्सक्राइब कर दो इसको, बस एक ही काम है, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, ठीक है। शेयर करो, स्टार्ट किया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक दिन डिमोटिवेट हो जाऊँ और वीडियो बनाना बंद कर दूँ। तो उसके लिए मोटिवेट करते रहो डेली के। अगर 1 सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा तो मेरे लिए बहुत है। उम्मीद रहती है मेरे को कि भाई सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, वीडियो पसंद हो रहा है, तो फिर भाई वीडियो तो बनाना पड़ेगा ही। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। फिर ये लो आपके लिए एक छोटी सी मुस्कान, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर लिख के आना। मैं अभी और वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चन भी बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का भाई। फाइनल से पहले, बोर्ड से पहले तो तैयार कर देंगे अच्छे से, ठीक है। आज की सभा खत्म करते हैं बच्चों, बाय।